हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं आज से आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट जेई एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई या आप किसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, हाँ, तो उनके लिए हम जो है आरसीसी के सिलेबस पर, आरसीसी के डीप कॉन्सेप्ट्स पर एक एक करके वन बाय वन डिस्कस आउट करेंगे। सबसे जरूरी हमारे आपके सामने ये होता है कि आरसीसी आखिर में कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें, मैं एक सिलेबस पर तो बाद में आता हूं, मैं ऑन एन एवरेज बात कर लेता हूं कि आज तक ये आरसीसी कितने मार्क्स का आया हुआ है। अगर हम बात करें एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये मिनिमम अगर बात करते हैं, मिनिमम 4 मार्क्स 2017 में, हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में। और मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर का आया है, तो मैक्सिमम ये 17 मार्क्स का हमें आपको देखने को मिलता है। ये दोनों 2017 में आए हैं, हाँ, 1/3/2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर और 3 मार्च 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो इन दोनों में हमें आपको ये देखने को मिलेगा कि साहब ये मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 17 नंबर तक पूछा गया है। ऑन एन एवरेज अगर कोई हमसे कहे कि ऑन एन एवरेज किसी जेई एग्जामिनेशन में सर ये आरसीसी जो है ये कितने नंबर का आ जाता है, तो मैं एकदम बेसिक बात करूं तो कह सकता हूं कि आरसीसी मिनिमम जो है, मिनिमम सर एवरेज बात कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क्स मानकर चल सकते हैं आप किसी भी जेई एग्जाम में। लगभग ये 8 से 10 मार्क्स का लगभग देखने को हमें मिलता है। अब मुद्दा ये है कि सर ये तो रहा आपका कौन सा एग्जाम, जेई का एग्जामिनेशन। अब ईएससी इत्यादि में बात करो, ईएससी में बात करें हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में आज तक ये मैक्सिमम 30 मार्क्स का पूछा गया है, 30 मार्क्स, और वो भी 2011 में। 2010 में सबसे कम नंबर का पूछा गया था, 2011 में ही सबसे ज्यादा नंबर 30 नंबर का लगभग पूछा गया है। आपको ये एनालिसिस, आपको एक बार ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये समझ पाए कि आपका ये सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में अगर हम बात करें गेट एग्जामिनेशन की, तो गेट के एग्जामिनेशन में भी अगर बात करो तो सर ये सब्जेक्ट मिनिमम 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 2018 तक के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं सर, मैक्सिमम 14 मार्क्स का देखने को मिला है आपको। ये मार्क्स आप देख सकते हैं, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी एग्जाम जेई का हो या एई का हो, हम अगर एग्जाम देते हैं तो ये तय है कि आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ये आपसे पूछा ही जाना है, ये बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिर सर ये तो रही बात कि इनका तो ये मामला है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो हमने कर ली। अब हमसे ये पूछा जाता है कि सर ये सिलेबस इसका क्या हुआ करता है, हमें थोड़ा वो बता दीजिए कि क्या सिलेबस हुआ करेगा। सिलेबस देखो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग सिलेबस है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे ज्यादा आपसे कॉमनली पूछा जाता है, फिर लिमिट स्टेट पूछते हैं, लेकिन गेट में लिमिट स्टेट पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पर। लेकिन जेई और एई के एग्जाम में ये दोनों पर बात करना चाहते हैं कि बच्चा लगभग सब जानता हो, वो सब बता ले। लेकिन हमने सिलेबस को थोड़ा सा बाइफरकेट किया है अपने हिसाब से, थोड़ा सा सारे एग्जाम्स जितने भी स्टेट में चलते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे जहां का भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स को कंसीडर करते हुए हमने एक कॉमन सिलेबस डिसाइड करके बना रखा है आपके लिए, और इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग सारी बातचीत करेंगे। अब सिलेबस है क्या, तो इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है। देखो, हालांकि आरसीसी पढ़ने के लिए एक बच्चे को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल अगर आपको नहीं आता है, फिर भी हम आपको वो सारी जरूरी चीजें बताते चलेंगे जिनकी आवश्यकता आपको आगे चलकर पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो क्या सिलेबस है सर, सिलेबस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस जो हमें आपको देखने को मिलेगा, पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, आरसीसी क्या है, ये कैसे लाभप्रद है या इसके क्या नुकसान है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, ये दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तुलना में डिजाइन के लिए बेहतर क्यों साबित होती है, ये सारी चीजों पर हम एक एक करके डिस्कस आउट करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहला टॉपिक हमारा आपका होगा कि हम आरसीसी के हिसाब से बातचीत करें कि भाई इंट्रोडक्शन परिचय इसका क्या है, इसके बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और कैसे लेकर हम इन्हें आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे और डिजाइन के पोर्शन पर बातचीत करेंगे।
अच्छा, दूसरा बात जो आता है, दूसरा सिलेबस में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन फिलॉसफीज। अभी तक तो आप 3 डिजाइन फिलॉसफीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला डिजाइन फिलॉसफी आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहते हैं, WSM, जिसका और भी कई सारा नाम है। इलास्टिक थ्योरी आप उसी को कहते हैं, आप उसी को नाम देते हैं मॉड्यूलर रेशियो मेथड, आप उसी को नाम देते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस मेथड, आप उसी को नाम देते हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड। आपको पता है ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हम उनको देते हैं, तो फिलहाल उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा, पहला मेथड तो ये, दूसरा मेथड है लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, और तीसरा मेथड अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड। इनके सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस में ये आपको मिलते गए हैं। वर्तमान में कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे ज्यादा लिमिट स्टेट मेथड प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर है लाइक ब्रिज, चिमनी, इन सब के लिए हम अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर ही बातचीत करते हैं, और वही मेथड अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करने के बाद आपसे बातचीत करना चाहेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर सबसे पहले। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से किसी फ्लेक्सर मेंबर का डिजाइन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसी पर चर्चा आपसे करेंगे। यानी यहां चलेंगे तो पहला टॉपिक अपना जो होगा वो होगा WSM। क्या टॉपिक होगा? WSM, यानी इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा टॉपिक हमें आपको देखने को मिलेगा WSM, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसी पर बात करेंगे। अच्छा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर बात करने के बाद हम थोड़ा सा थर्ड टॉपिक पर चलेंगे और बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड पर। हाँ, लिमिट स्टेट मेथड पर बात करेंगे और इससे हम किसी फ्लेक्सर मेंबर के डिजाइन की चर्चा करेंगे। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड पर बात करने के बाद हम बात करेंगे कि किसी बीम को फ्लेक्सर के लिए यानी बेंडिंग के लिए डिजाइन करना हम यही सीख लेंगे दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट में। चाहे वो फ्लैंज बीम हो चाहे रेक्टेंगुलर बीम हो, सीख यही लेंगे उनके बारे में, उनका एनालिसिस, उनका डिजाइन, ये इनके बेसिक में ही सीख लेंगे। अच्छा, लेकिन बीम को सियर के लिए हम अलग से डिजाइन करेंगे, तो यानी फोर्थ टॉपिक अपना होगा डिजाइन फॉर सियर। डिजाइन फॉर सियर, ये टॉपिक हमें आपको देखने को मिलेगा कि सियर डिजाइन के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा, सियर डिजाइन के बाद पांचवा टॉपिक जो देखने को मिलेगा वो है डिजाइन फॉर बॉन्ड, एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ। इसके डिजाइन पर हम लोग बातचीत करेंगे। और नेक्स्ट डिजाइन 6 जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा सर? अगला टॉपिक जो हमें आपको पढ़ना होगा वो है डिजाइन फॉर टॉर्सन, या हम ऐसे बोल सकते हैं टॉर्सन डिजाइन। टॉर्सन डिजाइन, टॉर्सन डिजाइन। लेकिन इन दोनों को हम एक साथ ही बात करना चाहेंगे, इन दोनों पर हम एक साथ ही बात करेंगे, और एक साथ इन दोनों पर हम WSM एज वेल एज LSM, क्योंकि दोनों के बेसिक आप सीख चुके होंगे, तो दोनों का डिजाइन एक साथ लेकर चलेंगे। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही हम और साथ साथ लिमिट स्टेट दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, और ये तीनों तरह की डिजाइन हम एक साथ ही पढ़कर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका जो देखने को मिलेगा 7th टॉपिक, वो टॉपिक होगा डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब, जिसमें हम आपसे बात करेंगे फ्लैट स्लैब पर, रेक्टेंगुलर स्लैब पर, और साथ साथ हम 1 वे 2 वे या स्लैब के जितने भी प्रकार हैं पहले उन पर चर्चा करते हुए फिर उनके डिजाइन की बातचीत करेंगे। ठीक है। अच्छा, 8th टॉपिक जो हमें आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक 8th टॉपिक हमारा आपका होगा कि साहब हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम। डिजाइन ऑफ कॉलम, यहां हम इस टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस से एज वेल एज लिमिट स्टेट दोनों से बातचीत करेंगे। अच्छा, यही एक 9th टॉपिक हम ऐड कर रखे हैं जो कुछ एग्जाम्स में आता है और कुछ एग्जाम्स में नहीं आता है, जिसका नाम दिया हमने मिसलेनियस। आप कहेंगे सर ये 9th टॉपिक ही मिसलेनियस कैसे हो गया? तो इस मिसलेनियस में हम बात करेंगे सर, इस मिसलेनियस में हम बात करेंगे किस पर? मिसलेनियस पे हमारा चलेगा डैम, सॉरी रिटर्निंग वॉल। क्या चलेगा? रिटर्निंग वॉल। रिटर्निंग वॉल। अच्छा, रिटर्निंग वॉल के अलावा क्या कोई अन्य टॉपिक भी है सर जिन पर हम बात करेंगे इस मिसलेनियस टॉपिक में? हाँ सर,
कुछ एग्जाम्स में वाटर टैंक भी पूछा जाता है, वाटर टैंक। अच्छा, वाटर टैंक के अलावा क्या अन्य टॉपिक भी हैं इसमें? हाँ सर, वाटर टैंक के अलावा भी हम इसमें पढ़ते हैं फूटिंग डिजाइन। क्या पढ़ते हैं? फूटिंग डिजाइन, फूटिंग डिजाइन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आपका मिसलेनियस होगा। मैं यहाँ ईटीसी लिख दे रहा हूं कि अन्य अगर कोई टॉपिक रह जाता है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जरूरी है तो उन टॉपिक को भी हम लोग इसी मिसलेनियस नाम के टॉपिक में कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात आती है सर कि लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि आरसीसी की व्यवस्था से हटकर एक नई व्यवस्था है जिसे हम नाम देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हम उस पर भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो हमारा जो 10th टॉपिक होगा एंड लास्ट टॉपिक, 10th एंड लास्ट टॉपिक कह सकते हैं आप, 10th या लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, दैट इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। हाँ, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल ढेर सारे एग्जाम्स में इस पर खूब ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ढेर सारे आते रहते हैं, आपको मिलते रहते हैं। जेई एग्जामिनेशंस में भी आजकल इनका खूब बोलबाला है साहब, तो ये आजकल चल रहे हैं। तो इन पर हम लोग विशेष तौर पर बात करेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग व्यवस्था है क्या, आखिर ये किस तरह से हम अचीव करते हैं, तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक सिलेबस है जिसे आपको आरसीसी के लिए समझना है, पढ़ना है। ये 10 टॉपिक हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन साहब ऐसा है कि आरसीसी के 10 टॉपिक पर बात करने के लिए हमें आपको कुछ और चीजें चाहिए। देखो साहब, ऐसा है, थ्योरी से ही काम नहीं चलना है, क्योंकि आरसीसी जो है वो एक तरह से ऐसे कह लो कि आपके लिए एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है, डिजाइन का प्रोसीजर है। तो डिजाइन को कोई गाइड करता होगा, कोई आपको बताता होगा कि इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या जिन्होंने पहले प्रयोग कर रखे होंगे उनके प्रयोग से जो परिणाम आए होंगे वो आपको सुझाव के रूप में दिए गए होंगे। और वही आपके लिए आपके धर्म ग्रंथ या इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन या स्पेशल प्रोविजन के नाम से आपको फॉलो करने होते हैं। आप उन्हीं को लेकर चल के आगे डिजाइन करेंगे। यानी हम लोग यहां बात करें तो हम रेफरेंस के तौर पर हम कुछ आईएस कोड इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आईएस कोड है, हम पहला नाम दे रहे हैं आईएस 456-2000। सबसे महत्वपूर्ण है सर, ये आपको फॉलो करना है। ये आईएस 456-2000 जो है, अभी तक इसमें कुल, देखो जब ये आया था सन 2000 में, तब इसमें कुल जो मूलभूत पेज थे 104 थे, 104 मूलभूत पेज, यानी टोटल इतने ही पेजेस उसमें थे और इन्हीं इतने पेजेस को लेकर ये कोड बनाया गया था। लेकिन इस कोड में लगातार समय के साथ कुछ न कुछ अपडेशन आते रहते हैं, तो अपडेशन की भी आवश्यकता पड़ी। और अपडेशन आगे चलकर अमेंडमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमेंडमेंट या संशोधन कहलाते हैं। देखो, कोई भी चीज आज है, कल हो सकता है उसमें संशोधन की आवश्यकता हो, कल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से संशोधन की आवश्यकता हो, तो वो संशोधन बार बार हम पब्लिश करते रहते। तो आज तक इस आईएस 456-2000 में कुल अमेंडमेंट एएमडी लिख रहा हूं मैं, कुल 5 अमेंडमेंट आए हैं, कुल 5 अमेंडमेंट। और ये पांचों अमेंडमेंट के साथ ही हमें इस कोड को पढ़ना है। इस कोड को आप जान लीजिए कि ये कोड आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको फॉलो करते हुए चलना है। हालांकि आपने, ये कोड किसके लिए है? पीसीसी एंड आरसीसी के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने का सारा काम यही कोड करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोड जो हमें आपको देखने को मिलता है कंक्रीट के अलग अलग सेगमेंट में, जैसे आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हम यहां लिख रहे हैं आईएस 1343। दिस कोड इज यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम ये कोड फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोड जो हम बात करेंगे, और भी ढेर सारे कोड हैं। जैसे कौन सा कोड? अगर हम बात करें तो आईएस 516, आईएस 1026-2, आईएस 383, इस तरह के ढेर सारे कोड और भी हैं जिनका हम समय समय पर उपयोग करते रहेंगे और आपको बताते चलेंगे कि हाँ सर, इस कोड में ये बात है। अच्छा, तो नेक्स्ट कोड जो हमें आपको फॉलो करना है, जिससे आज हमारी आपकी कहानी शुरू होगी, वो है आईएस 516। आईएस 516 ये यूज करते हैं हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इत्यादि डिटरमाइन करने के लिए, कंप्रेसिव, फ्लेक्सरल, इलास्टिसिटी, इनके डिटर्मिनेशन के लिए हम ये कोड फॉलो करेंगे, आईएस 516। तो हम यहां लिख दें कि फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इनके लिए हमें आपको ये फॉलो करना है। अच्छा, इनके अलावा भी जो है हमारे आपके पास ढेर सारे अन्य कोड भी हैं जिनका हम लगातार यथा समय प्रयोग करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि सर ये कोड कैसे है।
हालांकि ये सारे कोड आपको इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइट पर मिल जाएंगे, आप वहां लॉगिन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और वहां एज इट इज ये अपडेटेड वर्जन के तौर पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। हमने भी वहीं से आपके लिए निकाल रखा है। देखिए पहला कोड जो अपना ये देखने को मिल रहा है आपको, हाँ पहला कोड जो अपने आपको देखने को मिल रहा है कौन सा है सर, पीसीसी एंड आरसीसी के लिए हमें आपको पहला कोड जो देखने को मिल रहा है, अगर हम इस पर बात करें, ठीक है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो सर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो कोड अपना है, हाँ कौन सा कोड, IS456-2000, इसे हमने डाउनलोड कर रखा है, IS456-2000। देखो इसमें कुल टोटल, टोटल जो है कितने रिफर्म्ड वर्जन है 2021 का, 2021 का रिफर्म्ड वर्जन है और आप यही इस्तेमाल करते हैं 4th रिवीजन। अच्छा, तो इस 4th रिवीजन वाले कोड में अगर हम बात करें कि साहब क्या स्थिति है, थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करें अगर, तो हम देख पाएंगे कि सर ये 4th रिवीजन ही हम इस्तेमाल करते हैं और किसके लिए है, दिस इज अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर पीसीसी एंड आरसीसी, इन दोनों के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। यानी पीसीसी और आरसीसी के लिए अगर आपको कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड गाइडलाइन फॉलो करनी है तो कौन सी गाइडलाइन फॉलो होगी, पीसीसी और आरसीसी के लिए हम फॉलो करेंगे IS456-2000। अब इस IS456-2000 में जब ये आया था तब तो साहब अमेंडमेंट नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें कुल कितने अमेंडमेंट हैं, 5 अमेंडमेंट हैं। इसमें 5 अमेंडमेंट हैं और 5 अमेंडमेंट के साथ ही हम बात करेंगे। लेकिन इस कोड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि इस कोड में कितने सेक्शन है, कौन से सेक्शन में क्या चीज मिलेगा, इस कोड में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल हो रहे हैं उस सिंबल्स का मतलब क्या है। अब थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए हमारे साथ, हम उन पर भी आपसे बातचीत करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं, थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं। अगर इस कोड की बात करो तो इस कोड का जो सारा मामला है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइट से ही मिलेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए, तो इस कोड के बारे में यहाँ सबसे पहले पेज के बाद पहले पेज पर तो कोड के बारे में इन्होंने डिटेलिंग दी है और दूसरे पेज पर इन्होंने इस कोड की पूरी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि ये कोड कब आया, कैसे इसकी कहानी शुरू हुई और ये आपको किस तरह हेल्प करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर निकल चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन से क्लॉज क्या काम के हैं क्या नहीं है, ये सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट, इसमें एक पेज ऑफिशियली ब्लैंक छोड़ा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस पेज इज ऑफिशियली अ ब्लैंक पेज, ये देखिए दिस पेज इज ऑफिशियली अ ब्लैंक पेज, जो आपको बताता है कि अब आपके कोड के कंटेंट इसके बाद शुरू हो रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 5 से आप देख पाएंगे, यहां पर इन्होंने बता रखा है कंटेंट के नाम से। इस कंटेंट के नाम से कुल देखो 5 कितने सेक्शन है, इसमें 5 सेक्शन है, कितने सेक्शन, 5 सेक्शन है। IS456-2000 में 5 सेक्शन है और अभी तक 5 अमेंडमेंट इसमें आए हुए हैं। कंटेंट वाले पेज पर चलिए तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्या कि इन्होंने बता रखा है, क्या बता रखा है सर, इन्होंने बता रखा है कंटेंट में पहला सेक्शन जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन में ये बताएंगे क्या क्या चीजें बताएंगे जनरल सेक्शन में, पहले सेक्शन में ये आपको बताएंगे कि साहब ऐसा है कि इस कोड का क्या महत्व है, इस कोड में कहां कहां से हमने डेटा लिया है, क्या रेफरेंस है, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मतलब क्या है और जो सिंबल्स रिप्रेजेंट यूज कर रहे हैं उनका क्या मतलब है। तो पेज नंबर 11 पर इन्होंने इस बारे में चर्चा की है जनरल सेक्शन 1 में, ठीक है। टोटल 104 पेज है सर, याद रखिएगा मूलभूत, बाकी अमेंडमेंट ऐड कर दीजिएगा तो 127-28 पेज का हो जाता है ये कोड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने दूसरा सेक्शन दिया है, सेकंड सेक्शन देखते चलिए, पहले मैं इन सेक्शंस के बारे में बातचीत कर लेता हूं। दूसरा सेक्शन इन्होंने दिया है, दूसरे सेक्शन में ये बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं कि मटेरियल, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, यानी कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ प्रयोग करने चाहिए, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है और उनका कंक्रीट बना लेने के बाद क्या वो प्रॉपर्टी कंक्रीट में डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं वो आ गई है या नहीं, इस बात की चर्चा कहां करते हैं, ये अपने सेक्शन 2 में करते हैं और यहां पर इन्होंने पूरी बातचीत बता रखी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर चलेंगे तो यहां पर इन्होंने बता रखा है कि कैसा सीमेंट प्रयोग करना चाहिए आपको, कौन सा एडमिक्सचर प्रयोग करना चाहिए, एडमिक्सचर के लिए क्या गाइडलाइन है, एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, वाटर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें लगभग इन्होंने यहाँ बातचीत कर रखी है, ठीक। अच्छा, तो सेक्शन 2 की कहानी ये है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 पर चलिए और सेक्शन 3 पर बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 अपना जो है ये सर, सेक्शन 3 जो है ये जनरल डिजाइन कंसीडरेशन है कि डिजाइन करते समय आपको क्या सामान्य बातों का ध्यान रखना है, किसके दायरे में रहकर आपको डिजाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ऐसा है, हमें एक बात बताइए कि हम जो है
डिजाइन करते समय डेड लोड के लिए लोड फैक्टर कितना ले? तो आप कहेंगे सर डेड लोड के लिए लोड फैक्टर कितना ले? डेड लोड के लिए लोड फैक्टर IS 456 ने अपनी टेबल 18 में बता रखा है कि कितना लेना है। हाँ, लोड कॉम्बिनेशन कैसा लेना है, आपको ये सारी चीजें वहां उन्होंने बता रखा है। अच्छा, तो ये बात आपको कहां से सीखने को मिलेगी? ये इसी जनरल सेक्शन 3 में, हाँ, IS 456 के जनरल सेक्शन 3 में आपको देखने को मिलेगी, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन के नाम से। ठीक है, अच्छा ये सारी कहानी हो गई। अब हम चले तो इन्होंने देखो बता रखा है कि बेसिस फॉर डिजाइन, किस बेसिस पर डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, लोड कौन सा लेंगे, फोर्स कौन सा कैलकुलेट करेंगे, किस फोर्स के हिसाब से डिजाइन हमारी चलेगी, ये बातें यहां इन्होंने बताई है। अच्छा, नेक्स्ट बात पर चलते हैं सर। अगली बात अगर हम लोग देखें तो इन्होंने हमको ये सारी बात बता दी है कि जनरल डिजाइन कंसिडरेशन आपको क्या लेना है, किसी भी प्रकार के मेंबर का डिजाइन कर रहे हो, कवर कितनी लेनी है, क्लियर कवर कितनी लेनी, नॉमिनल कवर कितना लेना है, ये सारी बातें। या रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने एमएम डाया इस्तेमाल करें, मिनिमम परसेंटेज रीइंफोर्समेंट का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों पर यहाँ पर इन्होंने बात की है। और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे इन्हीं के हिसाब से बातचीत करूंगा। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन इन्होंने दिया, सेक्शन 4। और सेक्शन 4 में बताया कि स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर एंड सिस्टम। क्या विशेष आवश्यकताएं हैं, हमें अगर कोई विशेष मेंबर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या विशेष आवश्यकताएं हैं, उस पर भी इन्होंने चर्चा कर रखी है। और स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट इन्होंने कई सारी चीजों के लिए बता रखी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, आखिरी सेक्शन देखते हैं और सेक्शन 5 पर बात करेंगे। सेक्शन 5 पर अगर हम लोग चलते हैं तो सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 ये डील करता है, सेक्शन 5 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 5 जो है ये डील करता है स्ट्रक्चरल डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट से और उनके पीछे जो भी लॉजिक है उन सारी चीजों से ये बात करते हैं सेक्शन 5 में। यानी सेक्शन 5 आपका लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड है और ये सारी जानकारी आपको पेज नंबर 67 पर मिल जाएगी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हो तो पेज नंबर 80 से शुरू कीजिएगा। ठीक है, NXB से। चलिए, तो ये कहानी इनकी है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ी आगे बात करते हैं। तो 5 सेक्शन तो आपको समझ में आ गए। अच्छा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड समझना हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कौन सा मेथड पढ़ना था, कौन सा मेथड पढ़ना था आपको, अगर आपको पढ़ना था वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड मिलेगा आपको पेज नंबर 80 से। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे इन्होंने क्या कर रखा है सर, पूरे के पूरे सेक्शन, कौन से सेक्शन को, सेक्शन 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनेक्स ए और बी के नाम से। एनेक्स ए में इन्होंने बात कर रखी है कुछ जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड जिनका उपयोग करके यहाँ पर डेटा लिखे हैं, और पेज नंबर 67 से लेके इन्होंने पेज नंबर 76 तक बात कर रखी है लिमिट स्टेट पर। लेकिन पेज नंबर 80 से एनेक्स बी में इन्होंने बात कर रखी है किस पर, पेज नंबर 80 से वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर, या वो जो चल रहा था मेथड उसके पीछे क्या लॉजिक क्या कॉन्सेप्ट था, इस पर बात कर रखी है। देखो साहब, ऐसा है जब हम पढ़ाएंगे तो हम पेज नंबर के साथ आपको रेफरेंस देंगे और ये कोड आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आपकी संस्था से आप चाहें तो PDF मांग सकते हैं, ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी इनकी है। अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। इसमें अमेंडमेंट कुल 5 अमेंडमेंट आए हैं। पहला अमेंडमेंट जो आया था ये जून 2001 में आया था। कब आया था? जून 2001 में। ठीक है, तो इसमें कुल अभी तक 5 अमेंडमेंट आए हैं सर, और इन 5 अमेंडमेंट पर भी हमें बातचीत करनी है। ठीक है, तो कुल 5 अमेंडमेंट पर भी हमें बातचीत करनी है। अब ये 5 अमेंडमेंट कहां हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखो, मूलभूत कुल 104 पेज है। 104 पेज तक आपको सोचना नहीं है, ये पुराना वही वाला IS कोड है जो पहले आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, कितने पेजेस हैं? 104, 104। आप 104 तक चल सकते हैं, 104 तक। ठीक है, चलिए टोटल। अब देखिए इसमें पहला अमेंडमेंट जो आया है, पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट जो हमें आपको देखने को मिला है, फर्स्ट अमेंडमेंट, अगर हम यहां चलते हैं तो अमेंडमेंट पहला यानी कोड में पहला संशोधन जो देखने को मिला हमें, आपको कब देखने को मिला है सर? पहला अमेंडमेंट हमें कब देखने को मिला है? पहला अमेंडमेंट हमें देखने को मिला है जून 2001 में। कोड में जो कुछ गलतियां होती हैं या जो कुछ नए सुधार की आवश्यकता होती है, उन सुधार को हम अमेंडमेंट के नाम से पब्लिश करते हैं, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक हो, चाहे ह्यूमन एरर हो किसी भी तरह की, या कुछ नए अपडेट जो आते हैं उनको हम अमेंडमेंट के नाम से ही पब्लिश करते हैं। और कुल अभी तक इसमें कितने अमेंडमेंट आए हैं? कुल कितने अमेंडमेंट? 5 अमेंडमेंट आए हैं। पहला अमेंडमेंट जून 2001 में आया था
आजकल एग्जाम में ये ट्रेंड है कि साहब ये देकर पूछ लेते हैं कोड का नाम कि हाँ भाई इस कोड में ये अमेंडमेंट तब आया था, बताइए कि इसमें क्या नया संशोधन किया गया है। हाँ, तो वो संशोधन भी आपसे पूछ लेते हैं जैसे संविधान में आपसे पूछते हैं एज इट इज। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सेकंड अमेंडमेंट। ये सेकंड अमेंडमेंट हमें आपको देखने को मिलेगा 2005 में। कब देखने को मिलेगा? 2005 में। दूसरा संशोधन हुआ सर 2005 में। अच्छा, तो इस 2005 में इन्होंने क्या संशोधन करके बताया? 2005 में अगर हम आए, हाँ, सितंबर 2005 में सेकंड अमेंडमेंट कब देखने को मिलेगा? सितंबर 2005 में। ठीक है, सितंबर 2005 में सेकंड अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है, सितंबर 2005 में। अच्छा, इसमें भी कई सारे संशोधन है और जब मैं आपसे बात करूंगा, पढ़ाते समय बात करूंगा, तो मैं इन अमेंडमेंट्स का जिक्र आपसे करता हुआ चलूंगा। ठीक है, कि क्या नए संशोधन है। ठीक है, चलिए 2005 के बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है 2007 में, यानी अमेंडमेंट 3 हमें 2007 में देखने को मिलेगा और इस कोड के पीछे वो सारे अमेंडमेंट एडेड हैं। हाँ, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमें कब देखने को मिलेगा? अगस्त 2007 में। याद रखिएगा इनका मंथ, इनका ईयर, ये भी बड़ा काम का रहता है, आजकल एग्जाम में ये देकर पूछ लेते हैं, इन्हें एक बार आपको देखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करें अगर हम और लास्ट अमेंडमेंट की बात करें तो आखिरी अमेंडमेंट जो है हमें आपको देखने को मिलता है किसके नाम से? अमेंडमेंट 4 के नाम से, मई 2013 में। अभी यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, आप बिलीव कीजिए इस बात पर, तो चाहे तो जाकर देख सकते हैं। यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया। इस अमेंडमेंट में पहले देखो जब कोड आया था सन 2000 में तो कंक्रीट की कुल जो है कितनी ग्रेड हुआ करती थी? 15। अच्छा 15, आप कहेंगे सर कैसे काउंट कर रहे हो यार? हाँ, तो देखो कंक्रीट की ग्रेड जो है हम लोग काउंट अगर करें तो 1978 वाले आईएस 456 के हिसाब से कुल 7 ग्रेड थी। अच्छा, उसके बाद जब हम मूव करते हैं कहां सर? 2000 में नए कोडल प्रोविजन पर, और तब तक हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नए अपडेशन या नए विकास देख चुके होते हैं, तो अब हम कंक्रीट के 80 ग्रेड तक की बना पाने में कैपेबल थे, और 80 ग्रेड तक बना पाने में कैपेबल थे तो उन्होंने M10 से लेके M80 तक बना दिया कंक्रीट। अब उसको 3 ग्रुप में बांट दिया, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ के नाम से। फिर आगे चलकर ये क्या करते हैं, फिर आगे चलकर जब आते हैं अगस्त 2013 में, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने और भी नए डेवलपमेंट कर रखे थे और अब हम 100 मेगापास्कल तक कंक्रीट बनाने में कैपेबल थे। तो इस हिसाब से ये क्या करते हैं साहब कि अब जो है ये कितने मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल तक कंक्रीट बना लेते। कंक्रीट की कुल ग्रेड कितनी हो जाती? 19। लेकिन इन्होंने जो ग्रुपिंग की थी ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ, वहां क्या करते हैं सन 2013 वाले अमेंडमेंट के हिसाब से ये क्या करते हैं, पहले देखो ये अमेंडमेंट ही, ये कोड ही देख लो ना, सीधा सीधा यहां देख लो, ये देखो, ये इन्होंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना रखी है। ये टेबल 2 में जो उन्होंने दिया था इसको री अरेंज किया है इन्होंने, और क्या किया कि सर पहले जो है केवल 80 ग्रेड तक ही हम कंक्रीट बना पाते थे, केवल 80 ग्रेड तक ही हम कंक्रीट बना पाते थे। इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया सर कि इसके बाद जो है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके बाद ये कंक्रीट की ग्रेड्स को रीअरेंज किया, और ऑर्डिनरी में पहले M10, 15, 20 आते थे, ये तो अब भी आते हैं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है पहले ये कहां से थी? M25 से लेके M55 तक। बेसिक आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जानते होंगे तो आगे मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा ही। ठीक है, M25 से लेके M55 तक था। लेकिन जब ये कोड 2013 में आया तो इन्होंने कहा सर 55 और 60 तो अब ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड कंक्रीट के नाम से जाने जाएंगे, और इन्होंने जो 60 पहले कहां था, पहले हाई स्ट्रेंथ में था, इसे शिफ्ट कर दिया कहां? ऑर्डिनरी में। तो प्रश्न यही इन्होंने नया बना दिया कि अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 4 IS 456 2000 व्हिच कम्स इन, कब आया? 2013, अप्रैल 2013। हमें बताइए कि M60 ग्रेड को कहां से कहां शिफ्ट किया गया है? तो M60 पहले कहां था? पहले हाई स्ट्रेंथ में था, लेकिन जब ये कोड आया तो अब कहां शिफ्ट कर दिया? स्टैंडर्ड में। तो ये प्रश्न आपके लिए बड़ा कॉमन है, बड़ा नया है। आपको लग रहा होगा क्या पूछ लिया सर? नहीं सर, इन्होंने कोड से आपसे बस पूछ रखा है कि किस तरीके का प्रश्न बनता है, कैसा प्रश्न आता है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा परिचय देते हुए चल रहा हूं। आज हम लोग अपने सिलेबस पर भी बात करेंगे, आगे भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और ढेर सारी बातें हम लोग एक एक करके करेंगे। और इस कोड में कहां कौन सा डेटा है, किसका प्रयोग हमें करना है, किसका नहीं करना है, वो सारे हम लोग सीखेंगे। लास्ट अमेंडमेंट जो अभी इसमें आया हुआ है 2019 में आया हुआ, कब आया है?
अमेंडमेंट 5 2019 में आया हुआ है, जिस पर अगर हम लोग बात करें तो ये अमेंडमेंट 5 जुलाई 2019 में आया हुआ है और इसका भी बड़ा महत्व है। आजकल इससे खूब प्रश्न बनता है, खूब। आप सोचेंगे कैसा प्रश्न बनता है? पहले आपसे जब पूछता था, याद करो कि कंक्रीट के फॉर्मर का हटाने का टाइम पीरियड पूछता था, तो आप आईएएस 456 के आर्टिकल 11.3.3 के हिसाब से बता देते थे कि सर वर्टिकल फॉर्मवर्क शुड बी रिमूव्ड। कितनी देर में बता रहे थे आप कि 16 से 24 घंटे में हटा देना चाहिए। लेकिन वो तो ओपीसी के लिए था ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। वास्तव में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपके घर पे यूज नहीं होता, ना ही आपके साइट पर यूज होता है। ओपीसी खुले मार्केट में अब प्रयोग नहीं होता। अब हम यूज करते हैं कौन सा? पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब सोचो, तुम यूज कर रहे हो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और चाहते हो कि तुम्हें फर्माबंदी के रिमूवल टाइम बताए जाएं। किसके लिए? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। उसके लिए बताया जा रहा है और यूज कर रहे हो पीपीसी। तो बताओ यार, फॉर्मर हटाने के लिए समस्या होगी ना। अब पहले हटा दोगे, कंक्रीट सेट और हार्ड नहीं हुई रहेगी तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 2019 में इन्होंने फिर से फर्माबंदी हटाने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए, उस टाइम पीरियड पर इन्होंने चर्चा करी और ये टाइम पीरियड को रिफॉर्म करके दिया और बताया आपको। वो मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आप देखते हुए चलिए ताकि जानते रहिए कि मैं कहां से क्या बातचीत आपसे करूंगा। ये इन्होंने अमेंडमेंट जब दिया तो इन्होंने ये बात आपको बता दी और इसका फायदा क्या हुआ ये देखो। क्या दे दिया यहां पे इन्होंने, एक सेकंड में थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। थोड़ा सा और, ठीक है। ये देखिए, अब इन्होंने यहां दे दिया आपको क्या कि भाई अमेंडमेंट 5 के हिसाब से इन्होंने दे दिया कि सुटेबल पीरियड या मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। तो पहले आपको किसके लिए दिया जाता था? पहले आपको लिए बताते थे केवल ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन अब ये सबके लिए बताने लगे। किसके लिए? पीपीसी के लिए बताने, सॉरी पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, चाहे वो फ्लाई एश बेस्ड हो चाहे मिनरल एडमिक्सचर बेस्ड हो, इन सबके लिए इन्होंने ये टाइम पीरियड दे दिया। और ये टाइम पीरियड आजकल खूब एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेंड में है। चाहे तो आप देख सकते हैं, अपने आरटीसी के प्रीवियस ईयर्स उठाकर चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इस कोडल प्रोविजन में मिल जाएंगी, जो आपसे लगातार पूछी जाती रहती है। चलिए, ये तो रही बात आईएएस 456 की एक छोटी सी, और एक छोटी सी चर्चा मैंने की है किस सेक्शन में क्या है, कितने सेक्शन है, कितने अमेंडमेंट आए हैं। आगे चलकर हम इन्हीं पर आपसे बातचीत करेंगे और जैसे ही हम डिजाइन पर मूव करेंगे तो इनका हर बार हर समय हम यूज करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमें आपको डिजाइन के आइडियाज मिलेंगे और नई कंसिडरेशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो चर्चा रही इनकी। अब हम आते हैं बात पर अपनी। ठीक है, तो ये तो आईएस 456 की बातचीत रही, जिसकी सहायता से हम पीसीसी और आरसीसी के डिजाइन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं आरसीसी की तरफ और थोड़ी थोड़ी आज हम लोग चर्चा में चलते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज आरसीसी? सबसे पहली बात तो आपके सामने यही आएगी कि व्हाट इज आरसीसी। तो आरसीसी को आप क्या कहते हैं? री इनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, यही नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो है सर, क्या है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसी पर चर्चा करनी है। सबसे पहला सवाल कि आरसीसी है क्या और क्यों जरूरत पड़ी? आरसीसी देखो, आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी जो सामान्य प्लेन सीमेंट कंक्रीट आती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट समझते हैं ना, पीसीसी। आपने ये पढ़ रखा होगा कि सामान्य सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है ये कंप्रेसिव फोर्सेस को सहने में कैपेबल है, बट ये टेंसाइल फोर्सेस के मान को बहुत कम सह पाती है, या मैग्नीट्यूड बहुत कम दिखाती है टेंसाइल फोर्सेस के लिए। क्या है कि बहुत वीक है टेंसाइल में, टेंशन में वीक है, इसीलिए क्या कर जाता है कि टेंशन में फेल कर जाता है। लेकिन अब आपको डिजाइन करना हो,
डिजाइन क्या करेंगे आप डिजाइन बीम करेंगे, आप डिजाइन फूटिंग करेंगे, आप डिजाइन कॉलम करेंगे, और कई सारे कारणों से इसमें टेंसाइल फोर्सेस जनरली उपजते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे एक कोई बीम ले लेता हूं, ये एक बीम या एक फ्लेक्सर मेंबर मैं कंसीडर कर लेता हूं। इस फ्लेक्सर मेंबर पर हम मान लेते हैं कि लोड लग रहा है, एक ये सिंपली सपोर्टेड एक बीम है। कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर मैं मान ले रहा हूं कि सर इस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल एक्ट कर रहा है, जिसका ऑर्डिनेट डब्ल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है या पर मीटर स्क्वायर है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और ये एल स्पैन की बीम है। कितने स्पैन की बीम है? एल स्पैन की। अब आप सोचो कि अगर आपको ये बीम बनानी थी और आपने इस बीम को बनाया था किससे? पीसीसी से। किससे बनाया था? पीसीसी। पीसीसी से आपने बना रखा था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से बना रखा था। लेकिन जब इस पे लोड लगा, लोड लगने के ठीक बाद ये मेंबर क्या करेगा? बेंड करेगा, ऐसे बेंडिंग में जाएगा। किस में जाएगा? बेंडिंग में जाएगा। और बेंडिंग में जाएगा, जब ऐसे लोड लगेगा तो बेंड करेगा, बेंडिंग में जाएगा तो ऊपर वाला फाइबर कंप्रेशन में, जबकि नीचे वाला फाइबर, ये देखो, ये निचला फाइबर इलोंगेट होना चाहेगा और ऊपर वाला फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। तो यहां जो आपको फोर्स देखने को मिलेगा, कहां पे? कहां पे भाई? यहां टॉप फाइबर पे जो फोर्स देखने को मिलेगा, ये फोर्स कंप्रेसिव देखने को मिलेगा। जबकि बॉटम फाइबर पर जो फोर्स देखने को मिलेगा, यहां ये बॉटम फाइबर पर, ये कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा? टेंसाइल फोर्स देखने को मिलेगा आपको। और इसका परिणाम क्या होगा? पीसीसी से आपने बनाया था, सोचो किससे बनाया था? इफ वी मेड a beam with PCC, PCC से आपने बनाया है। हाँ, किससे बनाया है? PCC से बना रखा है। आप समझो तो क्या समस्या देखने को मिलेगी? सर ये कंक्रीट जो है, कहां सर? ये कंक्रीट जो है ये कंप्रेसिव फोर्सेस के वैल्यू को तो सह लेगा, क्योंकि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर्याप्त होती है और वो कंप्रेशन में मजबूत भी है, लेकिन टेंशन में कमजोर है। टेंशन में कमजोर होने का परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा? कि टेंशन में कमजोर होने का परिणाम हमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कि साहब टेंशन में कमजोर होने का परिणाम यहाँ बॉटम पर से ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। आपको क्या देखने को मिलेंगे? क्रैक देखने को मिलेंगे और साइन ऑफ फेल्योर या फेल्योर देखने को मिलेगा। मैं ऐसे डायरेक्टली फेल्योर लिख देता हूं, ये देखने को मिलेगा। अब आप एक बात बताइए कि आप ये बीम बनाए थे तो क्या ये चाहते थे कि बीम फेल कर जाए? आपने इसके लिए बीम बनाई थी? नहीं बनाई थी। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए था? ये कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है नहीं। अगर यही दूसरा एक केस ले लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड के बजाय हम एक और केस ले लेते हैं, कोई दूसरा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस ले लेता हूं कैंटिलीवर बीम का। किसका केस ले लेता हूं? कैंटिलीवर बीम का एक केस ले लेता हूं और देखता हूं कि इस कैंटिलीवर बीम के साथ क्या समस्या आने वाली है। अच्छा, कैंटिलीवर बीम ही ले लीजिए आप। कौन सी बीम ले लीजिए? कैंटिलीवर। चलो ले लेते हैं एक कैंटिलीवर बीम, ये ले लिया। ये हमने एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर कर ली है साहब, और इस कैंटिलीवर बीम पर भी लोड लग रहा है कुछ, कितना? डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ले लिया। इसका स्पैन मान लिया एल है। क्या स्पैन है? एल स्पैन है, मान लिया। हाँ, और इस बीम को आपने किससे बना रखा है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट, सॉरी प्लेन सीमेंट कंक्रीट से, पीसीसी का बना रखा है आपने। अब होगा इसमें भी वही सेम कि ये भी किस में जाएगी सर? बेंडिंग में जाएगी। और आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? ये देखो, ये आपकी बीम थी तो क्या देखने को मिलेगा कि साहब ये जो इसका कौन सा फाइबर है, ये देखो, ये क्या देखने को मिलेगा? जो इसका कौन सा फाइबर है? टॉप फाइबर, ये वाला। ये जाएगा टेंशन में और ये जाएगा किसमें? कंप्रेशन में। आपको ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर इस बीम में भी क्या पीसीसी की बनाए हैं, तो ऊपर ये कौन सा फोर्स है? ऊपर कौन सा फोर्स देखने को मिला? टेंशन। और बॉटम पर क्या देखने को मिला? कंप्रेशन। कंप्रेशन में हमारी पीसीसी मजबूत है बट टेंशन में नहीं है। टेंशन में ना होने का परिणाम क्या होगा? कि हमारा बीम मेंबर क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। यही तो होगा। अगर आप इससे बचना चाहते तो इसमें क्या करना चाहिए कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या करते? एक कोई ऐसा मटेरियल डाल देते जो मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेसेस के मान को सहने में कैपेबल होता। और जब ये कैपेबल होता तो सर ये टेंशन में फेल नहीं होने देता। और टेंशन में फेल नहीं होने देता तो इसका क्या परिणाम होगा? कि हमारा मेंबर लगे हुए लोड को वियर करने में कैपेबल हो जाएगा।
इसका मतलब मैं अगर इस मटेरियल की बात करूं, जो ये मटेरियल आप इसमें डाल रहे हैं ताकि ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट टेंसाइल फोर्सेस को भी रजिस्ट कर सके, ये मटेरियल कहलाता है रीइंफोर्सिंग मटेरियल। क्या कहलाता है? रीइंफोर्सिंग मटेरियल। क्या कहलाएगा सर? रीइंफोर्सिंग मटेरियल। अब ये रीइंफोर्सिंग शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्सिंग? रीइंफोर्सिंग का मतलब क्या है सर? समझो साधारण शब्दों में, पहले से कोई चीज मजबूत है उसे और मजबूत बनाना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यही मतलब होता है किसका? रीइंफोर्सिंग का। यानी रीइंफोर्सिंग मीन्स टू मेक स्ट्रॉन्गर। पहले से कोई चीज मजबूत है उसे और मजबूत बनाना ही क्या कहलाता है? रीइंफोर्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीइंफोर्सिंग। यानी सरल भाषा में अगर हम लोग बातचीत करें तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि हमारी कंक्रीट टेंशन में थोड़ी बहुत तो वैल्यू सह सकती है लोड की ना, उसे और मजबूत बनाना ताकि टेंसाइल स्ट्रेसेस के और ढेर सारे वैल्यू को या टेंसाइल स्ट्रेसेस के और अधिक मान को वियर कर सके। तो सर इसी के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वही मटेरियल क्या कहलाता है? वही मटेरियल क्या कहलाता है? रीइंफोर्सिंग मटेरियल, या आप इसी को दूसरे शब्दों में रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है सर? रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है टू मेक स्ट्रॉन्गर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यही मतलब होता है किसका? रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट का मतलब यही होता है टू मेक स्ट्रॉन्गर, यानी कोई चीज पहले से मजबूत है उसे और मजबूत बनाना। अब सर देखो, रीइंफोर्समेंट ऐसा नहीं है कि आप आगे चलकर बीम में देखेंगे टेंशन में ही नहीं, समटाइम कंप्रेशन में भी हम रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट का एक सामान्य मतलब जो एक साधारण बच्चा समझता है, उसको लगता है रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया या रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील। नहीं सर, रीइंफोर्समेंट के लिए हम ढेर सारे मटेरियल इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी तक हम लोग रीइंफोर्समेंट के तौर पर ढेर सारे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर? रीइंफोर्समेंट के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन यूज इन फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, आप बंबू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जियो टेक्सटाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पीवीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टील बार्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील बार्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं? वेल्डेड वायर, फैब्रिक इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न आपसे यही है, जो अभी आगे चलकर हम आपसे डिस्कस आउट अगले एक आध दो लेक्चर बाद, यानी जब कंक्रीट की बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म होंगी तब करूंगा। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर्वाधिक जनरली हम लोग स्टील बार्स का ही कंस्ट्रक्शन में एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्यों प्रयोग करते हैं? ये सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा। तो आप तब तक इसका जवाब तैयार करके रखिएगा, अभी आगे चलकर मैं इस पर चर्चा करूंगा। यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मतलब हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि क्या प्लेन सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक अलग से मटेरियल यूज करते हैं, जिस मटेरियल को हम रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग मटेरियल कहते हैं। और इस विधा से जो नई कंक्रीट आपको नया सिस्टम बन के मिल रहा है, जो टेंशन भी वियर कर सकता है और कंप्रेशन भी वियर कर सकता है, वह सिस्टम किस नाम से जाना जाएगा? आरसीसी के नाम से। यानी आरसीसी को आप एक सरल भाषा में कहें तो हम कहना चाहेंगे कि इट इज अ कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल, इट इज अ कंपोजिट मटेरियल। ये एक प्रकार का कैसा मटेरियल है सर? कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल मतलब सर कौन से मटेरियल होते हैं? वे मटेरियल जो एक से अधिक प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने हों, आप उन्हें क्या नाम देते हैं? कंपोजिट मटेरियल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंपोजिट मटेरियल नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कहानी हमें समझ में आ रही है। ये तो कहानी हमें समझ में आ रही है। क्या कहानी समझ में आ रही है सर? इट इज अ कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, चलो, ठीक है।
ठीक है, चल। तो यानी हम अगर बात करें किस पर, आरसीसी की, तो आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल। अब ये कंपोजिट मटेरियल कैसे बनता है सर? ये कंपोजिट मटेरियल हम बनाते हैं किससे किससे, किससे किससे बनाते हैं आपको पता है, किससे किससे बनाएंगे सर? पहला पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और दूसरा किससे बनाएंगे? रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग मटेरियल, रीइंफोर्सिंग मटेरियल। रीइंफोर्सिंग मटेरियल का मतलब बिल्कुल स्टील नहीं होता, सरिया नहीं होता। जनरली हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रीइंफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर आप चाहें तो आप जियो टेक्सटाइल या आप पीवीसी या बंबू या अन्य प्रकार के धातुएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डक्टाइल है। ठीक है, चले यहां बात करते हैं। आपको पता है कि ब्रिटिल कंक्रीट क्या है? एक प्रकार की ब्रिटिल मटेरियल। ब्रिटिल मटेरियल की हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और डक्टाइल मटेरियल की टेंसाइल शियर। आप इन पर रिलेशन पढ़ चुके होंगे सोम में, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, चलिए, नहीं पता होगा तो मैं आगे डिस्कस आउट करूंगा ही। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर हम बात करें तो ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी, यहीं से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट यह भी एक प्रकार का, इट इज आल्सो अ कंपोजिट मटेरियल, इट इज आल्सो अ कंपोजिट मटेरियल। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी आपकी क्या है? एक प्रकार की ब्रिटिल कंपोजिट मटेरियल है। इसी पर चर्चा करनी है जो आप लोग ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा होगा। आज हम उन्हीं पर धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे, फिर रीइंफोर्सिंग मटेरियल पर बात करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे और आरसीसी की डिजाइन फिलॉसफीज को लेते हुए आगे, डिजाइन कंसिडरेशन को लेते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, आइए। तो अब मुद्दा अपना ये है सर, यहाँ हमारे आपके सामने कई सवाल रह गए कि ये रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ये तो दूसरा मटेरियल है। पहला मटेरियल कौन सा? कौन सा? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट खुद भी एक प्रकार की क्या है? कंपोजिट मटेरियल है। अब मुद्दा हमारे आपके सामने ये है कि साहब ये सब तो ठीक है, हमको बताइए मीनिंग ऑफ रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो रीइंफोर्सिंग मटेरियल का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो रीइंफोर्समेंट पर्पज के लिए, यानी पहले से मजबूत है, कंक्रीट थोड़ी सी टेंशन में थोड़ी सी है, लेकिन उसको और इंक्रीज करने के जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस मटेरियल इज नोन एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल। समझ गए? रीइंफोर्समेंट जनरली हम सरिया इस्तेमाल करते हैं इसके पर्पज के लिए, तो आपको ये बड़ी कहानी सोचनी नहीं है। सरिया भी भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो है 5 mm से 50 mm तक के डाया में आती है। आपको ये भी सोचना है कि साहब सर्कुलर डाया वाला ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर सरिया इस्तेमाल कर लीजिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला, सर्कुलर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सोचते रहिएगा। आइए चर्चा में आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, हाँ, या सिर्फ आप इसे सीमेंट कंक्रीट भी कह सकते थे, सीमेंट कंक्रीट भी आप कह सकते थे। तो क्या है सीमेंट कंक्रीट? आप लोग ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, इनर्ट मटेरियल, वाटर एंड समटाइम्स एग्रीगेट। यही पढ़ा होगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, किसका किसका सर? होमोजेनियस होता नहीं है, हम बनाने का प्रयास करते हैं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होता नहीं होमोजेनियस, याद रखिएगा, हम बनाने का प्रयास करते हैं। यही बात आपको आगे सिखाएंगे वेरिएंस नाम के टॉपिक में, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जब हम निकलवाना सिखाएंगे तब सिखाएंगे आपको ये सारी बातें। मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, कॉमा इनर्ट मटेरियल। इन्हीं इनर्ट मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। ये दो तरीके के कोर्स और फाइन आप इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? इनर्ट मटेरियल, वाटर एंड समटाइम्स, जरूरी नहीं हर कंक्रीट में आप एडमिक्सचर इस्तेमाल करें, जिनमें इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के लिए ये बात लिखिएगा, समटाइम्स एडमिक्सचर, समटाइम्स एडमिक्सचर, आपको पता है। और जब ये होमोजेनियस मिक्सचर, देखो दो स्टेज में ये, पहले तो जब आप इसे मिक्स करेंगे तब ये प्लास्टिक फेज में होगा, यानी आप इसे जो शेप साइज चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन जब ये सेट और हार्ड हो जाएगा, सीमेंट या इस बाइंडिंग मटेरियल की वजह से सेट और हार्ड हो जाएगा, तो समझिएगा कि एक आर्टिफिशियल स्टोन की तरह बिहेव करेगा। यानी यू कैन से दैट
कि सर ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है, हाँ ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है ये किससे किससे मिलकर बनता है? बाइंडिंग मटेरियल, अच्छा, प्लस इनर्ट मटेरियल, प्लस वाटर, प्लस एडमिक्सचर, और इनको मिलाकर जो हम प्राप्त करते हैं दिस इज नोन एज सीमेंट कंक्रीट। याद रखिएगा, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर तो आप लाइम इस्तेमाल करते हैं, मड इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर किसका प्रयोग कर रहे हो, आप बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर किसका प्रयोग कर रहे हो, सीमेंट का प्रयोग कर रहे हो, तभी इसका नाम सीमेंट कंक्रीट होगा। अदरवाइज अगर मड का इस्तेमाल करते हैं तो मड कंक्रीट बनेगी, लाइम का इस्तेमाल करते हैं तो लाइम कंक्रीट बनेगी, और बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं तो बिटुमिनस कंक्रीट, लेकिन टार का इस्तेमाल करेंगे तो टार मैग्डम बनेगा, और उस दशा में इस वाटर का यूज नहीं होता। ठीक है, पता रखिएगा, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट के केस में ये वाटर यूज नहीं होता। समझ गए? अच्छा, और अगर एस्फाल्ट यूज करते हैं तो एस्फाल्टिक कंक्रीट का नाम देते हैं। तो वो बात तो अपनी अलग की है। ये जो इनर्ट मटेरियल है सर, इसी इनर्ट मटेरियल को ही हम क्या नाम देते हैं? यही इनर्ट मटेरियल हमारा एग्रीगेट कहलाता है। और ये एग्रीगेट कितने प्रकार का आता है? कोर्स एग्रीगेट और कौन सा? फाइन एग्रीगेट। ये दोनों रूपों में हम प्रयोग करते हैं। आपको ये कहानी पता है, ये कहानी आप समझ गए हैं, आप जानते हैं कि यही मटेरियल जो है आगे चलकर कंक्रीट के नाम से जाना जाएगा, विच इज आर्टिफिशियल स्टोन। हाँ, यही कंक्रीट किस नाम से? तो हम यहां लिख सकते हैं कि आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग it behaves like a artificial stone। ये तो कहा जा सकता है। तो यह भी एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना, इसका मतलब ये पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट अब एक कंपोजिट मटेरियल हुआ या नहीं दोस्त? हुआ ना? चलो अब अगले बात पर आते हैं, अगले मुद्दे पर आते हैं। वी नो दैट कि इट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में मजबूत है लेकिन टेंशन में कमजोर है, और टेंशन में कमजोर कर है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही तो आप क्या आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे? रीइंफोर्समेंट। और तभी ये किस नाम से जाना जाएगा? तब ये जाना जाएगा सर, किसके नाम से जाना जाएगा? तब हम आप इसे किस नाम से जानेंगे? तब हम आप इसे जानेंगे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के नाम से। अब मुद्दा हमारे आपके सामने ये है कि सर ये सब तो ठीक है, हमको एक बात बताइए कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है, हम सारी बात समझ गए। अपने सामने बात यह है कि सीमेंट कंक्रीट बनती कैसे है? हाँ, बनती कैसे है? हाउ वी कैन मेक दैट? तो सीमेंट कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है कि कुल 7 प्रक्रियाएं जैसा कि किताबें लिखती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 9 प्रक्रियाएं होती हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में 9 प्रक्रियाएं होती है, और इन 9 प्रक्रियाओं के माध्यम से हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। आपको पता है? अच्छा, तो यानी हम ऐसे अगर जनरल बात करें तो हम एक टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप जानते रहें कि क्या है, ताकि टर्मिनोलॉजी आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का उत्पादन, प्रोडक्शन या उत्पादन जो आप चाहें कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो देयर आर 7, मेरे हिसाब से 9 मेन स्टेप्स हैं जिनमें आप कंक्रीट क्या करते हैं? तैयार करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग कि कितने मेन स्टेप्स हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कितने मेन स्टेप्स हैं सर? These are the main steps for production of concrete। ठीक है,
तो क्या क्या मेन स्टेप्स हैं कंक्रीट के प्रोडक्शन के, इसी पर चलते हैं। कंक्रीट के प्रोडक्शन की अगर बातचीत करें तो हमारी किताबें कहती हैं कि जो पहला स्टेप होना चाहिए दैट इज बैचिंग। क्या है? बैचिंग। ये किताबें कहती, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, दूसरा स्टेप वो बताते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है? मिक्सिंग। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप पर बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमें बताया जाता है कि थर्ड स्टेप इज मिक्सिंग के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, कंक्रीट का परिवहन, जहां आप मिक्स किए हैं, हो सकता है कि उससे कहीं दूर साइट पर प्रयोग करना हो, तो आप यहाँ से ढोकर वहां तक ले जाएंगे तब प्रयोग करेंगे ना, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये एक स्टेप इसे भी कंसीडर करते हैं। फोर्थ स्टेप जो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग। कंक्रीट को साइट पर जहां आपको यूज करना है वहां कंक्रीट के लिए फर्मा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट प्लास्टिक फेज में है अभी। तो जो शेप साइज आप चाहेंगे वो शेप साइज अडॉप्ट कर लेगी। और शेप साइज देने के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं या जो सांचा इस्तेमाल करते हैं, माउल्ड, हाँ, उसके लिए भी हम लोग कभी बात करेंगे, उसे फॉर्मवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मवर्क कहते हैं। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो प्लेसिंग है। तो कंक्रीट को प्लेस इसी फॉर्मवर्क यानी सांचे यानी माउल्ड में ही करना है। प्लेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हाँ, प्लेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्पैक्शन। क्या आता है? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। फुलर एंड थॉमसन दो महापुरुष थे, अगर इनके बारे में आप कभी पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीज समझ में आएगी कि कंक्रीट में कॉम्पैक्शन कितना अनिवार्य है। आप समझिए कि 1% वाइड अगर कंक्रीट के भीतर रह जाता है तो स्ट्रेंथ में 5% कमी देखने को मिलती है। तो सर ये कॉम्पैक्शन बड़ा कंपल्सरी पार्ट है। कॉम्पैक्शन के बाद जो आता है, सिक्स्थ पॉइंट आता है इनिशियल फिनिशिंग। इनिशियल फिनिशिंग, हाँ, इनिशियल फिनिशिंग, जैसा आप समतल सतह वगैरह को कर देना, ये इनिशियल फिनिशिंग है। इसके बाद सेवेंथ ऑपरेशन जो आता है दैट इज क्यूरिंग। आपकी किताबें कहती हैं कि इतने ही स्टेप होते हैं जनरली, और आगे चलकर ये इन्हें इलाबोरेट कहते हैं। हाँ, और भी थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कि नहीं ठीक है ये सारा मामला है। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी हूँ, और आदमी दूसरे टाइप का होने का मतलब क्या है कि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े दूसरे तरीके से चलते हैं। जैसे ही ये कहते हैं कि पहला ऑपरेशन है बैचिंग, तो मैंने इनसे पूछा व्हाट इज बैचिंग। ये कहते हैं कि भाई जो कार्य आप कर रहे हैं, आप समझिए कि कंक्रीट एक कृत्रिम पदार्थ है, आर्टिफिशियल मटेरियल है, आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल है। तो आर्टिफिशियल है तो सर अब किसी को 10 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ चाहिए तो अनुपात अलग रखेगा, किसी को 50 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ चाहिए तो अनुपात अलग रखेगा। यानी स्ट्रेंथ कम ज्यादा जैसे हमें चाहिए होगी उसके हिसाब से अनुपात चेंज होता जाता है। तो पहला स्टेप ही ये हमसे क्या कहते हैं कि बैचिंग। बैचिंग क्या कहते हैं? कहते हैं कि कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को नाप तोल कर एक निश्चित अनुपात में लेना बैचिंग कहलाता है। मैंने कहा सर ये निश्चित अनुपात कैसे डिसाइड करते हो कि कितना लेना है? अरे भाई, कोई सड़क करवा रहा होगा, सड़क वाला काम, हाँ, गांव का खड़ंजा वाला, आप कहते हैं ना सीसी रोड बनवा रहा होगा, तो वहां क्या अनुपात होना चाहिए? और कोई एक्सप्रेस वे बनवा रहा हो, वहां पर कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा तो क्या अनुपात होना चाहिए? या सरल भाषा में ऐसे समझो ना यार, हमारे 2 फ्लोर का घर बन रहा है तो यहाँ अनुपात क्या होना चाहिए? और कहीं 12 मंजिले का बिल्डिंग बन रहा है कंक्रीट का, हाँ, आरसीसी का बना रहे हैं हम, तो वहां पर क्या अनुपात होना चाहिए? क्या हर जगह सेम होगा? नहीं सर, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट अनुपात होगा तो पहले ये अनुपात डिसाइड करना सीखो ना, तब तो बैचिंग होगा। यानी मेरे हिसाब से पहला ऑपरेशन वो अनुपात डिसाइड करना है, बैचिंग नहीं है। यानी पहला ऑपरेशन जो आप क्या कह रहे हैं, बैचिंग। बैचिंग क्या है? कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को नाप तोल कर एक निश्चित अनुपात में लेना। सर ये नाप तोल कर तो ठीक है, निश्चित अनुपात डिसाइड करना पहले सिखाइए, तब बैचिंग हम सीखेंगे। यही मुद्दा होता है। यानी अगर हम यहाँ बातचीत करें तो हम सिंपली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि सर ये ऑपरेशन इस क्रम में हो ही नहीं सकते। तो किस क्रम में होंगे? पहला क्रम जो हमें पहला ऑपरेशन देखने को मिलेगा, द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज मिक्स प्रपोर्शनिंग। पहला क्रम क्या है? मिक्स प्रपोर्शनिंग, यानी मिक्स का अनुपात डिसाइड करना। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ या जितनी कम स्ट्रेंथ या जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए उसके हिसाब से ये कंक्रीट के किसका किसका सर, इधर देखो, ये मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब समझो। इस बाइंडिंग मटेरियल, इस बाइंडिंग मटेरियल, इस इनर्ट मटेरियल या इस वाटर का प्रोपोर्शन या इस एडमिक्सचर का यूज क्या होता जाएगा सर? इनका अनुपात क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। अगर हमको कोई
अलग पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए कंक्रीट चाहिए सर, तो अनुपात क्या होता जाएगा, सबका चेंज होता जाएगा। यही अनुपात डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, मिक्स प्रोपोर्शनिंग। यानी ये जो अपना टॉपिक है मिक्स प्रोपोर्शनिंग, इसका मतलब सिंपली समझ लीजिए कि कार्य में किस जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उस कार्य की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंक्रीट के मिक्स का अनुपात डिसाइड करना। हाँ, कि कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट कितना होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट कितना होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, एडमिक्सचर कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, मिक्स प्रोपोर्शनिंग कहलाता है। और जब तक आप मिक्स प्रोपोर्शन तैयार नहीं करेंगे, you are not able to make a good concrete for your construction requirement। आप अपने कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट के लिए एक अच्छी कंक्रीट बना पाने में कैपेबल नहीं होंगे, एवर एंड नेवर वाली स्थिति। ठीक है, समझ पाए हमारी बात? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, हम मिक्स प्रोपोर्शनिंग पर बात करते हैं कि मिक्स प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, यहां पर कंक्रीट के मिक्स को दो श्रेणियों में बांट दिया गया। एक तो वो जो सामान्य कार्यों में हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से जब से हम कंक्रीट को जानने लगे, हमारे पूर्वज बनाते आए एंड हिट एंड ट्रायल मेथड लगातार चलता गया। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस वो अलग अलग कार्यों में प्रयोग करते गए और वहां उन्होंने उतना लोड लगाया और कंक्रीट ने वियर भी कर लिया। उस हिसाब से उन्होंने एक ढर्रा तैयार कर दिया कि नहीं भाई देखो, तुम्हारे गांव का मिस्त्री आता है, कहता है घर बनाना है, उसने कौन सी सिविल इंजीनियरिंग करी है साहब, उसको तो पता ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग में कुछ होती है, हाँ, या होती भी है पता भी हो, या आती आगे चलकर कहते हैं ना, आजकल तो तुम लोग ये भी कहते हो कि सर हम सिविल इंजीनियर तो हैं लेकिन लोग हमें मिस्त्री कहते हैं। तो मिस्त्री आपको लोग कहते होंगे, वो बात अलग है। मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि आपके घर पर एक अनस्किल्ड लेबर, या आप स्किल्ड लेबर कह लीजिए, लेकिन उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली वो आया है, आपने उससे कहा सर 2 फ्लोर का घर बनाना है, हाँ, आरसीसी की बीम ढालनी है, कॉलम बनाना है, इसके ऊपर स्लैब डाल देना है, ठीक है, तो वो बना देता है। वो कंक्रीट का क्या अनुपात लेकर चलता है, आपको पता है? कैसे वो अनुपात डिसाइड करता है कि कोर्स एग्रीगेट कितना डालूं, पानी कितना डालूं, हाँ, फाइन एग्रीगेट कितना डालूं, ये कैसे डिसाइड करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके जो पहले जिससे वो सीख कर आया है, वो लोग जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर में वो फिक्स है, पहले से फिक्स है कि ये अनुपात यूज होना है और इस अनुपात में आप ये पानी यूज कर लीजिए, ये कंक्रीट बन जाएगी जो कंक्रीट इतने लोड को बियर करने में कैपेबल होगी। तो ये तो पहले से हमें पता होगा। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि कंक्रीट के मिक्स को हम लोग ने बांट दिया 2 ग्रुप में। हाँ, 2 ग्रुप में बांट दिया। मैं आपको सिखाता चलता हूं, देखते चलिए, समझते चलिए कि कंक्रीट के मिक्स यानी क्या। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स। और आप कहेंगे सर मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे हमारी बात को आप समझ पाए, आसानी से समझ पाए, इसलिए मैं ये सारी बात आपसे कर रहा हूं। तो कंक्रीट के मिक्स जो है ये 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला तो वो कंक्रीट जिनके लिए हमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करनी, कोई टेस्ट इत्यादि नहीं करना, हमारा मिस्त्री जानता है वो यूज कर लेगा बना के, हाँ, जनरली उसे हम नाम देंगे नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। क्या नाम देंगे? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। बात ध्यान से समझो, तब हम डिजाइन मेथड की बात करेंगे। और मैं ये सारा डेटा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रफ ओवरव्यू मिल जाए और आप हमारी बात समझ पाए आगे जो हम आपसे करने वाले हैं। हाँ, नॉमिनल मिक्स। और दूसरे को कहते हैं डिजाइन मिक्स। क्या बोलेंगे? डिजाइन मिक्स। अब ये नॉमिनल मिक्स क्या है और डिजाइन मिक्स क्या है, अगर आपको ये समझना है तो मेरी बात सुनिए। अगर 20 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक की आप कंक्रीट चाहते हैं जो, तो आप ऐसे समझिए कि इस कंक्रीट के लिए कोई भी टेस्टिंग वेस्टिंग करके बनाने की जरूरत नहीं है। इसका पहले से अनुपात IS 456 ने अपने टेबल नंबर 9 में दे रखा है। और हमारा जो मिस्त्री है, लेबर जो आप कहना चाहते हैं, आपका जो मैसन है, उसे पहले से, जो उसके पहले जिससे उसने सीखा होगा, उस तरह के लेबरों ने उसे पहले से सिखा रखा है और सिखा रखा है, तो उसके लिए कोई डिजाइन विजाइन करने की जरूरत नहीं है। ये आसानी से पहले से हमें इसका डेटा पता होता है। आप इसे कहते हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। और इस नॉमिनल मिक्स के लिए दिस इज यूज्ड टू अप टू M20 ग्रेड 20 मेगा पास्कल। ये M20 का मतलब समझाऊंगा मैं आपको आगे चलकर। M20 में M डिनोट करता है मिक्स को और 20 डिनोट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, वो भी 28 दिन बाद, वो भी जब 150 mm के क्यूबिकल सैंपल पर टेस्ट कर रहे हो ग्रेजुअल लोडिंग लगाकर तब। तो ये समझिए कि सर M20 ग्रेड तक के लिए तो सर कौन सा चलता है?
नॉमिनल मिक्स। लेकिन अगर M20 से बड़ा ग्रेड है, जैसे 25, 30, ये ग्रेड चल रहे हो, तो डिजाइन मिक्स इनके लिए यूज होता है। हाँ, एबव M20 ग्रेड। M20 से बड़े ग्रेड जो हैं सर, जिनमें 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, तो इनके लिए कौन सा चलता है? डिजाइन मिक्स चलता है। तो ये मिक्स के अनुपात डिसाइड करने के लिए पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस तरह का मिक्स चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये कंक्रीट चाहिए जो 20 मेगापास्कल तक की स्ट्रेंथ दिखाए, तो सर इसके लिए कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं, इसका पहले से अनुपात आपको पता होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं 100 मेगापास्कल हो, 150 मेगापास्कल हो, देन यू हैव टू डिजाइन द मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। तब आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और तब डिजाइन करने के लिए आपको अनुपात एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड है, ढेर सारे मेथड है, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड है, फाइनेंस मॉडुलस मेथड है। आप उन सारे मेथड में से जो उपयुक्त लगे आपको, या आईएस कोड मेथड, आईएस 1026-2 के बेस पर आप उनका इस्तेमाल करके डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहां बात कर लेते हैं। तो ये तो रहा टाइप ऑफ मिक्स, एक जनरल बात मैंने आपको बताई है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात कर रहे होते तो इस पर डीप डिस्कशन होता, काफी लंबा डिस्कशन चलता, और हम लोग एक एक करके एक एक पहलुओं को समझते हुए चलते। बट ये ठीक है, इतना आपको आरसीसी के लिए सफिशिएंट है, ताकि आप इस बात को जानते रहे कि हम आरसीसी पढ़ रहे हैं। और आरसीसी का बेसिक फंडामेंटल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेई और एई के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आजकल। ठीक है, चलिए, तो आपने ये दो तरह के मिक्स की बात की। अब कितने मेथड है मिक्स प्रोपोर्शन तैयार करने के? तो कुल 6 मेथड हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। वैसे 7 भी कह सकते हैं आप, लेकिन जनरली हमारे यहाँ 6 ही इस्तेमाल होते हैं। जनरली हम लोग 6 मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। कितने मेथड है मिक्स प्रोपोर्शनिंग के? तो इसी मेथड्स ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग से हम आपसे जस्ट अगले लेक्चर में जुड़ने वाले हैं, और कितने मेथड हैं इन पर बात करेंगे। फिर इन मेथड्स को समझने के बाद हम क्यूरिंग, कॉम्पैक्शन, एक एक करके इन बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लेंगे, और मतलब समझने के बाद कंक्रीट के 2 फेज होंगे। प्रॉपर्टी जब आप पढ़ना चाहेंगे उसके 2 फेज में पढ़े जाएंगे, एक प्लास्टिक फेज में और एक हार्ड एंड फेज में। और हमारा आपका जो आरसीसी में काम है वो हार्डन फेज से है, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी प्लास्टिक फेज की प्रॉपर्टीज पता हो, ताकि हम ये समझ पाए कि ब्लीडिंग क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, वर्केबिलिटी क्या होता है, एक रफ आइडिया हो हमारे पास, ताकि आरसीसी अगर कोई बच्चा कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है तो भी उसे आरसीसी समझ में आए। इसके लिए ये जरूरी था कि मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हुआ चलूं। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, और मिलते हैं। थैंक यू। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा कि आप लोग IS 456 2000 का 5 अमेंडमेंट सहित प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और ताकि हमारे साथ पढ़ते हुए आपको आनंद आए, और ये लेक्चर के PDF आपको, क्लास नोट्स वगैरह आपको संस्था अवेलेबल करा देगी जब भी आपको आवश्यकता हो।